हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल रात ट्रंप ने एक ऐसा टैरिफ साइन किया जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को डायरेक्टली टारगेट करता है। 100% टैरिफ लगाया पेटेंटेड ड्रग्स पर इफेक्टिव जुलाई 31, 2026। निफ्टी फार्मा इंडेक्स को अगर आप देखें पिछले 4 दिनों से लगातार गिर रहा था, ऑलमोस्ट 4% डाउन। सन फार्मा, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा ये टॉप लूजर्स रहे। मार्केट में पैनिक है, खास करके फार्मा में, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सोच रहे हैं कि इंडियन फार्मा का गेम ओवर हो गया, ये गलत है। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि जेनरिक्स सेफ हैं तो कोई टेंशन नहीं, ये भी गलत है। असली कहानी दोनों के बीच में है। और अगर आप ये नहीं समझे तो आप या तो पैनिक में बेच देंगे या फिर होल्ड करेंगे जो स्टॉक्स को आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपनी बाय कंपनी दिखाऊंगा कौन सेफ है, कौन डेंजर में है और कौन से 1 साल बाद डेंजर में आ सकते हैं। वो कौन से स्टॉक हैं जो 1 साल बाद डेंजर में आ सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ट्रंप ने एक्चुअली क्या साइन किया, क्योंकि हेडलाइन से समझेंगे तो गलत समझेंगे। सेक्शन 232 के अंडर पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट और उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पर 100% इंपोर्ट टैरिफ लगाया गया है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी यूएस में पेटेंटेड ड्रग एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया से और उसने ना तो रीशोरिंग एग्रीमेंट साइन किया है कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ, ना ही मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग डील किया है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, तो उस ड्रग पर 100% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाएगा यूएसए। अब यहाँ पे एस्केप रूट ज़रूर है। पहला, अगर कंपनी ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग डील किया है तो 0% टैरिफ लगेगा अंटिल जनवरी 2029। ऑलरेडी 13 कंपनीज ने ये डील ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साइन कर लिया है। दूसरा, अगर कंपनी कमिट करती है कि हम अमेरिका में फैक्ट्री बनाएंगे तो टैरिफ 100% से गिर के 20% हो जाता है। तीसरा, EU, जापान, साउथ कोरिया और स्विट्जरलैंड के लिए सिर्फ 15% टैरिफ है। यूके के लिए और भी कम है। ये कंट्रीज ने पहले से डील्स नेगोशिएट कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेनरिक ड्रग्स, बायोसिमिलर्स, ऑर्फन ड्रग्स, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट, इन सब पर अभी टैरिफ नहीं लगाया गया है। जेनरिक्स को एक्सेप्ट रखा गया है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? नो डील, नो एग्जेम्पशन, फुल 100% टैरिफ ऑन पेटेंटेड ड्रग्स। लेकिन फिलहाल के लिए जेनरिक्स सेफ है। लेकिन यहां पर एक लाइन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने क्लियरली कहा है, कॉमर्स डिपार्टमेंट will evaluate the state of generics reshoring and re-evaluate generics tariffs accordingly। मतलब 1 साल बाद जेनरिक्स भी टारगेट हो सकते हैं। ये वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले देखते हैं कि अभी कौन कौन सी इंडियन कंपनीज में डायरेक्ट इम्पैक्ट इस नए टैरिफ का होगा। सो नंबर 1, सन फार्मा। सन फार्मा इंडियन फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। रेवेन्यू का 67% इंटरनेशनल मार्केट से आता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट। और यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है जेफरी के अकॉर्डिंगली वो ये है कि सन फार्मा का अप्रॉक्सीमेटली 20% ओवरऑल रेवेन्यू इनोवेटिव मतलब पेटेंटेड और ब्रांडेड मेडिसिन से आता है। ये इंडियन पेयर्स में सबसे ज़्यादा है। तो सन फार्मा को 100% टैरिफ से सबसे ज़्यादा रिस्क होना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जेफरीज ने जो आइडेंटिफाई किया है कि सन फार्मा की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एक्चुअली साउथ कोरिया,
EU या फिर US में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि इंडिया में वो नहीं बनते हैं, तो इस लूप होल का उनको फायदा मिल सकता है। और साउथ कोरिया और EU ने 15% टैरिफ डील नेगोशिएट कर लिया है, तो प्रैक्टिकली सन फार्मा के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर 100% नहीं 15% टैरिफ लगेगा। ये मार्केट अभी प्राइस नहीं कर रहा है। सन फार्मा के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें तो 2% से ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन एक्चुअल टैरिफ इम्पैक्ट हेडलाइन से बहुत कम है। ये टिपिकल मार्केट का ओवर रिएक्शन दिखता है। नंबर 2, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का 47% रेवेन्यू यूएस से आता है, बहुत ही हेवी एक्सपोजर, लेकिन रेवेन्यू का मेजॉरिटी जेनरिक से आता है जो अभी एग्जेम्प्टेड है टैरिफ से। और एक बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रेड्डी के पास ऑलरेडी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अगर टैरिफ लगा भी तो रीशोरिंग एग्जेम्पशन का रास्ता खुला हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जब पूरा फार्मा सेक्टर रेड में था, डॉक्टर रेड्डी शायद अकेला स्टॉक था जो ग्रीन में क्लोज हुआ। मार्केट इज टेलिंग यू समथिंग कि स्मार्ट मनी समझ रहा है कि डॉक्टर रेड्डी सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है इन नए टैरिफ से। नंबर 3, जाइडस लाइफ साइंसेज। जाइडस का 49% रेवेन्यू यूएस से आता है। लिस्टेड इंडियन फार्मा कंपनीज में सबसे ज्यादा यूएस एक्सपोजर इसी कंपनी का है। अभी प्राइमरीली अगर मेनली आप देखें जेनरिक्स को एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी, तो सेफ है। लेकिन अगर एक साल बाद जेनरिक्स पर टैरिफ लग गया तो जाइडस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इसलिए ये स्टॉक सबसे ज़्यादा वनरेबल है। ये कंपनी मॉनिटर लिस्ट पर हमें रखनी चाहिए और देखना है कि इस जेनरिक्स पर टैरिफ्स कब ट्रंप लगाते हैं। नंबर 4, औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो का 44% से ज़्यादा का रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। बड़ा जेनरिक का पोर्टफोलियो है, अभी फिलहाल तो सेफ है, लेकिन ग्रोइंग इंजेक्टेबल्स और स्पेशलिटी सेगमेंट है जो फ्यूचर में टैरिफ के स्कोप में आ सकता है। इसके इंडिकेशंस कई एनालिस्ट लोग दे रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सुला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, अब तक मैंने दिखाया कि कौन डायरेक्टली हिट है, कौन कौन सी कंपनी अभी फिलहाल के लिए सेफ है और किन में ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगा जो कोई जिसके बारे में बात नहीं कर रहा है, वो रिस्क जो 1 साल बाद इंडियन फार्मा को पूरा का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग सप्लायर है। दुनिया की 20% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से आती है। यूएस में कंज्यूम होने वाली 50% जेनरिक मेडिसिन को इंडिया सप्लाई करता है। FY 2025 में इंडिया का टोटल फार्मा एक्सपोर्ट $30 बिलियन से ज़्यादा था। सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $9 बिलियन था। यूएस
इंडिया का सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है, टोटल एक्सपोर्ट का 35%। अब अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक साल बाद जेनरिक्स पर भी टैरिफ लगा देता है तो $9 बिलियन का रेवेन्यू लाइन डायरेक्टली थ्रेट में आ जाता है। कंपनीज जैसे कि सिप्ला, ल्यूपिन, ऑरोविंदो, जाइडस, डॉक्टर रेड्डी, इन सब पर इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट है। जेफरीज कहते हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जेनरिक्स को टैरिफ अगर यूएस में लगाया तो इसका उनके कंट्री पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जेनरिक्स बहुत थिन मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं। टैरिफ अगर लगाया गया तो सप्लाई चेन में डिसरप्शन होगा, ड्रग शॉर्टेज यूएस में हो सकती है और यूएस कंज्यूमर्स को बहुत महंगे दरों पर वो मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी। तो ट्रंप को बहुत सोच समझकर जेनरिक्स पर टैरिफ लगाना होगा। याद रखिए, इंडियन जेनरिक्स ने यूएस हेल्थ केयर सिस्टम को 2013-14 से 2022 के बीच में करीब $1.3 ट्रिलियन की सेविंग वहाँ के कंज्यूमर्स की है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। यूएस लिटरली अफोर्ड नहीं कर सकता इंडियन जेनरिक्स को। अगर टैरिफ लगा दिया गया उसका जो इम्पैक्ट होगा उसे शायद यूएसए का हेल्थ केयर सिस्टम उसे झेल नहीं पाएगा। तो बुल केस ये है कि जेनरिक्स फिलहाल के लिए सेफ दिख रहे हैं। बेयर केस ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनप्रेडिक्टेबल है और अगर रीशोरिंग पुश ज़्यादा एग्रेसिव होता है ट्रंप की तरफ से तो इवन जेनरिक्स को भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसे हमें सेफ नहीं मान सकते। ये रिस्क इंडियन फार्मा सेक्टर के ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा है। तो दोस्तों, अब तक हमने पेटेंटेड ड्रग्स का इम्पैक्ट देखा, जेनरिक्स का टाइम बॉम्ब को समझा। अब एक और एंगल है जो मार्केट मिस कर रहा है, वो है कैपिटल फ्लो रीडायरेक्शन। इसको भी समझना ज़रूरी है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है हमारी इकॉनमी को भी और हमारे फार्मा के जो कंपनीज है उनको भी। कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, टैरिफ का सिर्फ एक इफेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट इफेक्ट तो हम समझते हैं, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लग जाती है, सामान महंगा हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है कि ग्लोबल फार्मा कंपनीज अपना नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट R&D सेंटर की जो फैसिलिटी है वो कहाँ पर लगाएंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी $400 बिलियन की न्यू फार्मा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स अनाउंस कर दी है। कहाँ पर? यूएसए में। ये पैसा कहाँ से आएगा? तो पार्शली वो कैपिटल रीडायरेक्ट होगा जो इंडिया, आयरलैंड, सिंगापुर जैसी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब्स में जाता है। अगर MNCs अपना प्रोडक्शन यूएस में शिफ्ट करते हैं टैरिफ से बचने के लिए तो इंडियन CDMO कंपनीज जैसे डीवीज लैब, लॉरूस लैब, ग्लैंड फार्मा को ऑर्डर कम मिल सकते हैं मीडियम टर्म में और ये हमारी फार्मा इंडस्ट्री को डायरेक्टली हिट करेगा और API सप्लायर्स पर भी असर पड़ेगा। इंडिया का API इकोसिस्टम ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन का बैकबोन है, लेकिन अगर डिमांड साइड यूएस में शिफ्ट होती है तो इंडियन API कंपनीज का वॉल्यूम ग्रोथ स्लो हो सकता है। ये वो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है जो अभी स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर आपको ये प्राइस्ड इन होता हुआ दिखेगा हमारे फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर। तो अब सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर करे तो करे क्या। तो मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूं जिसमें आप फार्मा स्टॉक्स को उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है जिसमें जो अभी सेफ हैं और स्ट्रक्चरल एडवांटेज रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी। क्यों? क्योंकि उनके यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और वो जेनरिक्स में भी काफ़ी काम करते हैं और रीशोरिंग एग्जाम्पशन जो उनका पाथ है वो भी क्लियर है। सिप्ला भी इस कैटेगरी में आती है, वो रिलेटिवली सेफर है क्योंकि 49% उनका रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट पे आता है और वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कैटेगरी 2 में वो कंपनीज आएंगी जहां रिस्क तो है लेकिन वो मैनेजेबल है और उस रिस्क को हमें मॉनिटर करना है। उसमें सन फार्मा जैसी कंपनीज आती हैं जो कि इनोवेटिव ब्रांडेड ड्रग्स बनाती हैं, लेकिन उनके
यूएसए में प्लांट्स हैं। ल्यूपिन भी इसी कैटेगरी में आती है, उनका भी यूएस में प्लांट्स है। दूसरे कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं जहाँ रिस्क तो बहुत है लेकिन वो मैनेजेबल है और उस रिस्क को हमें मॉनिटर करना है। तो इसमें सन फार्मा जैसी कंपनीज आती हैं क्योंकि वो इनोवेटिव ब्रांडेड ड्रग्स बनाती हैं लेकिन उनके यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। ल्यूपिन का भी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। कैटेगरी 3 में वो कंपनीज आती हैं जिन पे अगर जेनरिक्स पे टैरिफ लगता है आने वाले टाइम पे तो उस पर सबसे ज़्यादा हिट होगा। इसमें कौन सी कंपनी आती हैं? जाइडस लाइफ साइंसेज, जिनमें 47% उनका यूएस से बिजनेस आता है। औरोबिंदो फार्मा का 44% जेनरिक से बिजनेस आता है यूएस से। ग्रैन्यूल्स इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपोजर है और उनके मार्जिन भी काफ़ी थिन है। कैटेगरी 4 में वो कंपनीज आती हैं जिनमें सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे डिवीज लैब, लॉरूस लैब, ग्लैंड फार्मा, सीडीएमओ और एपीआई प्लेयर्स, जो अगर ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिडायरेक्ट होता है तो इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कंपनीज इंडिया में जो पैसा रिडायरेक्ट कर रही है अपने प्लांट्स बनाने में, आर&डी सेंटर बनाने में, उसको यूएसए में ले जाएंगे तो इन कंपनीज पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, अभी इमीडिएट अर्निंग्स इम्पैक्ट मैनेजेबल है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि जेनरिक्स जो कि हमारे फार्मा इंडस्ट्री का बैकबोन है वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, 1 साल बाद रीअसेसमेंट होगा और तब तक फार्मा सेक्टर में अनसर्टेनिटी का प्रीमियम होगा, क्योंकि मार्केट डरा रहेगा कि अभी इन्होंने इतना बड़ा टैरिफ लगा लिया तो क्या फ्यूचर में वो हमारे जेनरिक्स को छोड़ेंगे। अभी वो टाइम बाय कर रहे हैं और उस शॉर्टेज से निपटने के तरीके ढूंढ रहे हैं और जैसे ही उन्हें मिलेगा वो इंडियन जेनरिक्स पर भी जो है टैरिफ लगाएंगे और इसी बात का डर फार्मा इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। और ये टैरिफ स्टोरी आइसोलेशन में नहीं है, ये ईरान वॉर के साथ मिलके और भी डेंजरस हो जाती है। क्रूड 110-120 डॉलर के पार जा रहा है, रुपया भी 93, 94, 95 के बीच में घूम रहा है। एफआईआई एक महीने में $12 बिलियन निकाल चुके हैं। इस एनवायरनमेंट में फार्मा सेक्टर पर एक और जो बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक ट्रंप ने कर दिया और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा हमारे बाजारों में। तो दोस्तों, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत सारे स्टॉर्म्स को फेस किए। यूएस एफडीआई क्रैकडाउन, जो उनका प्राइस का इरोजन हुआ, उसको कोविड सप्लाई चेन डिसरप्शंस, और हर बार इंडस्ट्री ने नए सिचुएशन को अडेप्ट किया है। लेकिन इस बार चैलेंज डिफरेंट है। ये सिर्फ एक टैरिफ नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अमेरिका अपनी फार्मा सप्लाई चेन को फंडामेंटली रीशोर करना चाहता है, यानी कि यूएसए में जो दवाई बिकेगी वो यूएसए में बनेगी। और अगर वो सीरियस हैं तो इंडिया का फार्मेसी का जो वर्ल्ड स्टेटस है, जो हमने डिकेड्स में बिल्ड किया, उसको चैलेंज मिलेगा। शॉर्ट टर्म में ओवर रिएक्शन है, जेनरिक्स फिलहाल सेफ हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इस टैरिफ का रिपल इफेक्ट को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सिचुएशन किसी भी तरफ जा सकती है। मार्केट में पैसा वो नहीं कमाता जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, पैसा वो कमाता है जो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है। तो इसीलिए ये समय डरने का नहीं है, ये समय है अपने आप को सही तरीके से प्लेस करने का और अपने पोर्टफोलियो में सही स्टॉक्स को रखने का। खास करके इस नई डेवलपमेंट की वजह से जो फार्मा सेक्टर में नया रिस्क आया है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत केयरफुली आपको फार्मा के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो के साथ जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।